बेंगलुरु तशद्दुद मामले के कलीदी मुल्जिम मुजम्मिल पाशा की जमानत पर रिहाई अमल में आई है। जेल से रिहाई के बाद एसडीपीआई के सरगर्म कारकुन मुजम्मिल पाशा ने मीडिया से खिताब किया। मुजम्मिल पाशा ने जमानत मिलने पर अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में वो और उनके साथी बेकसूर हैं। मुजम्मिल पाशा ने कहा कि 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु के डीजे और केजे हल्ली तशद्दुद के मौके पर इन्होंने बरहम हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस की मदद की। रात भर पुलिस के साथ वो खड़े रहे, लेकिन अचानक इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्जिम के तौर पर पेश किया गया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत के एक वजीर के कहने पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी रात प्रोटेक्शन दिए है स्टेशन को। ऑफिसर्स को हम लोग ह्यूमन चेन फॉर्मेशन कर ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दिए, जबकि 2 बार सर को मेरे पत्थर लगा और पाइप से लाकर मुझे भी अटैक किया गया। मेरी गाड़ी स्टेशन के पास थी, बुलेट पूरी गाड़ी जल गई गलाटे के दौरान में। 5-10 मिनट के बाद अंदर बुलाने के बाद इमीडिएट हम तीनों को अरेस्ट कर लिया। करने के बाद इमीडिएट पहले जैसे अरेस्ट किए पहले हम दोनों का मोबाइल वहाँ पर सीज किए। सीज करने के बाद हम लोगों को अंदर लॉकअप में डाल दिया। 2 मिनट में आर अशोक वहाँ पर आता है, आकर एक स्टेटमेंट वहाँ पर फिर एक कम्युनल स्टेटमेंट देता है। ये जो भी हुआ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर पार्टी वाले प्लान कर किए हैं। इंसिडेंट को हुए चंद मिनट या चंद घंटे भी नहीं हुए, ये लोगों को ऑलरेडी मालूम हो गया कि प्लान कर साजिश की गई बोलकर। जो एनआईए जब एक कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करने का है तो वो क्या करना, ओपोनेंट एडवोकेट को नोटिस दे रहा है। ये लोग कोई भी नोटिस नहीं दिया ओपोनेंट एडवोकेट को, जैसा कि हमारा लीगल एडवोकेट सब जो इसके बारे में काम कर रहे हैं। तो ये रीज़न दिखाकर हमने हाई कोर्ट में आज जमानत मिलकर है। सो अभी ऑलरेडी हमें 6 लोगों को रिहाई कर है कि डिफ़ॉल्ट बेल में। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की 2 रोज़ा मीटिंग का इख्तिताम इस फैसले के साथ हुआ कि रियासती वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर औरंगाबाद में ही रहेगा। मुंबई में रीजनल दफ्तर बनाया जाएगा। मीटिंग के बाद वक्फ बोर्ड के अरकान ने तारीखी आम खास मैदान में ज़ेर तामीर स्मार्ट सिटी ऑफिस का मुआयना किया। स्मार्ट सिटी ऑफिस वक्फ अराजी पर तामीर किया जा रहा है, जबकि वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला बोर्ड के हक में आया है। पेश एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की 2 रोज़ा मीटिंग अहम फैसलों के साथ इख्तिताम को पहुंची। दूसरे दिन की मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि रियासती वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर औरंगाबाद में ही रहेगा, कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत के वज़ीर अक़लियत व औक़ाफ़ नवाब मलिक ने रियासती वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर मुंबई मुंतकिल करने का ऐलान किया था। अहम रेजोल्यूशन लिया गया वो ये है कि औरंगाबाद हेडक्वार्टर का ऑफिस रहेगा। औरंगाबाद का ऑफिस मुंबई शिफ्ट नहीं होगा, मुंबई का ऑफिस रीजनल ऑफिस रहेगा, औरंगाबाद का ऑफिस औरंगाबाद में हेडक्वार्टर ऑफिस। बोर्ड के रुकन फौजिया खान का कहना है कि दूसरे दिन कई अहम फैसले किए गए, जिनमें चेंज रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और इल्तवा में पड़े कामों को प्रोफेशनल अंदाज में निपटारे को यकीनी बनाना शामिल है। फौजिया खान के मुताबिक बोर्ड की बॉडी तश्कील पा गई है तो मसाइल भी हल हो ही जाएंगे। मीटिंग के बाद तमाम अरकान ने आम खास मैदान पहुंचकर मैदान में ज़ेर तामीर स्मार्ट सिटी ऑफिस का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बोर्ड अरकान ने स्मार्ट सिटी ऑफिस की तामीर के मामले को महकमे समाजी बहबूद और महकमे अक़लियती फलाह के साथ मिलकर हल करने का यकीन दिलाया। ये वर्क प्रॉपर्टी है, मगर कारपोरेशन वाले क्या बोलते हैं हमारे प्रॉपर्टी है। इस पे आज बहुत बड़ी बहस हो गई, मीटिंग में तय भी हो गया। फैसला जो है उस पर अपन बात करते हैं। वर्क बोर्ड इतना एक्टिव हो गया है कि कल कम से कम 6-7 घंटे काम किया और 6 घंटे आने वाले 3 महीने में मैडम ने ऐसे डिसीजन ले गया। और इम्तियाज़ जलील साहब है क्या, हम तो सत्ता में है, दोनों ये अपोजिशन है, और सत्ता और अपोजिशन जब एक हो जाते हैं तो हर मसले हल हो जाते हैं। जो प्रपोजल है, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो प्रपोजल लाया है कि इस जगह एक बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए जिसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, तो अगर हमको वो प्रपोजल पे अमल करना है तो पहले ये रुकवाना होगा। वो रुकवाने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। सीओ को भी कहा गया है हम लोगों ने कि लेटर दे दीजिए आप इमीडिएटली। गवर्नमेंट के पास भी, रेवेन्यू कमिश्नर के पास भी इसका रिप्रेजेंटेशन करके
हम इसके पीछे रहने वाले हैं। इसका जो है रिजल्ट कैसे मिलेगा वो हम सब मिलके एक साथ जुट के करेंगे। औरंगाबाद में बनने वाला स्मार्ट सिटी ऑफिस उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने इस तामीराती काम की जगह पर विज़िट की। वाज़ेह रहे ये तामीराती काम वक्फ आराजी पर हो रही है, लेकिन वक्फ काम का कहना है कि अब उनकी लड़ाई रास्ते को लेकर है। अब स्मार्ट सिटी ऑफिस का क्या होता है, क्या वक्फ आराजी वक्फ बोर्ड को वापस मिलेंगी या नहीं, ये कहना दुश्वार है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई की जामा मस्जिद और सुन्नी बिलाल मस्जिद में मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम में शिरकत की। समीर वानखेड़े ने बिलाल मस्जिद में मुनक़िद प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कहा कि इनका तजुर्बा रहा है कि अक्सर मुस्लिम नौजवान जो मंशियात की लत का शिकार हो जाते हैं, इसकी सबसे अहम वजह उनकी मजहब इस्लाम से दूरी है। वानखेड़े ने कहा कि मंशियात के मामलात में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की प्रैक्टिकल इस्लाम सबब बनती है। कि जो जवान बच्चे हैं जिनको हम पकड़ते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम कौम के लोग हैं, जब उनसे मैं रूबरू बैठ के बात करता हूँ पकड़ने के बाद में, तो ये कौम से काफ़ी दूर हो गए हैं। जब इन्हें मैं ये पूछता हूँ कि भाई ये मुझे बताना फजर की नमाज का कितने रकात होते हैं, तो कोई मुझे बोलता है 3 रकात, कोई बोलता है 7 रकात। तभी मुझे समझ में आता है सिर्फ नाम से ही ये मुसलमान हो गए हैं, बाकी का दीन से काफ़ी अलग है। इनको जब मैं कलमाएं पूछता हूँ, ये 5 कलमा तक बोल नहीं पाते मुझे। तो ये मुझे फिर समझ में आता है कि ये क्या लेवल तक कितने दिन से दूर हो चुके हैं। जब मैं नमाजों के बारे में पूछता हूँ कि भाई आप नमाज कितनी पढ़ते हैं, ये तो मुझे बताओ, क्या पढ़ते हो नमाज में? बोलते सर हम तो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और वो जुमा की नमाज में भी हम खुतबा नहीं सुनते, सिर्फ 2 रकात पढ़ के भाग जाते हैं, 2 रकात फर्ज पढ़ के भाग जाते हैं। मुंबई में मुनक़िद मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नौजवानों में बढ़ती मंशियात की लानत के खिलाफ उलमा इकराम को आगे आने का मशवरा दिया। इस मौके पर उलमा इकराम ने भी मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। एक्ट के तहत जो वायलेशन हो रहा था उसमें जो यंगस्टर्स थे, जो यूथ थे, तो उनको एक मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे इनकी हेल्प रिक्वायर्ड है, एनसीबी को इनकी हेल्प रिक्वायर्ड है। ऑपरेशन एनफोर्समेंट करने के अलावा जो रिलीजियस लीडर्स हैं इनकी भी हम हेल्प ले रहे हैं, ताकि हमारा संदेश ड्रग के खिलाफ जो काम हो रहा है उसका संदेश जो यूथ है, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे बच्चे, उन तक पहुँचाएँ। उस चीज़ के लिए मुझे उलेमा और इकराम की हेल्प की रिक्वायर्ड। नशा करने के बाद आदमी बेखुद हो जाता है, वो माँ और बीवी में तमीज़ खो बैठता है। तो नशे के खिलाफ कुरान करीम के पैगाम को उलमाए कराम ने, अइम्मा मसाजिद ने अपने मेंबरों से आम किया। कोरोना की पहली लहर में जयपुर का रामगंज बाजार पूरे मुल्क का हॉटस्पॉट होने की वजह से चर्चा का मौजू बन गया था, लेकिन आज वही रामगंज वैक्सीनेशन में इतना अच्छा काम कर रहा है कि कोरोना में लोगों को होने वाले नुकसान में रामगंज सबसे महफूज जगह रही। अब वैक्सीन के बारे में रामगंज में ऐसी बेदारी है कि वैक्सीन का जखीरा वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है। वादा है कि कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए हज सोसाइटी और कमेटी के लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के हाजी निज़ामुद्दीन शेख ने लोगों से मिलना शुरू किया। वैक्सीन के सिलसिले में जयपुर के मुफ्ती, इमाम और दीगर उलमा इकराम से फतवा लिया ताकि लोगों को उन पर एतमाद हो। रामगंज पीएचसी के डॉक्टरों और नर्सिंग अमले ने कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक बेदारी फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इन तमाम कोशिशों के बाद लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन सेंटर का रुख करने लगे। कहा जाता है कि खिदमत से खुदा मिलता है। राजस्थान में हज के लिए काम करने वाली एक संस्था ने जब हज इस साल कैंसिल हुआ तो अपनी तमाम तरह की जो खिदमत हैं वो वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेट कर दी। फिलहाल मैं रामगंज के सीएचसी सेंटर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो भीड़ है, तमाम जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं और काफी तादाद में लोग बाग बढ़ चढ़ के
जो है वैक्सीनेशन के लिए हिस्सा ले रहे हैं। दौर था जब यहाँ गलतफहमियां चल रही थी, लोगों के अंदर अंधविश्वास थे, कई तरह तरह के गलत मैसेज जो है चल रहे थे। उन तमाम चीजों को दूर करने के लिए राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ की जो मेडिकल टीम है, तमाम लोगों ने मिलजुल करके लोगों की काउंसलिंग की, उनकी जहन साजी की और हालात ऐसे बदले कि एक दौर था जब यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगता था, आज ये दौर है कि वैक्सीन वक्त से पहले खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को बाकायदा यहाँ पर इसके लिए खास जो है खिताब भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक वैक्सीन यहाँ पर एक बच्ची को लगाया जा रहा है, जो टीम है वो पूरी मौजूद है और ये बच्ची यहाँ पर आकर के वैक्सीनेशन के लिए आई है। जो टीम ये है ये वैक्सीन लगाती है और लोगों को तैयार करती है। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है इस इलाके में, रामगंज जैसे इलाके में लोगों की गलतफहमियां दूर करने में। हाजी निजामुद्दीन हमारे साथ में मौजूद है। कैसे आपने किया? लोगों के अंदर बहुत सी गलतफहमियां थी, बहुत से अंधविश्वास थे, क्या किया और कैसे लोगों के अंदर इतनी तब्दीली लाई कि आज रामगंज में बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो रहा है? जी सर, जब पहला ये दौर चला कोरोना का, उस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा भय था और उस भय के लिए लोग घरों में दुबक दुबक करके बैठ गए थे और सरकार का आदेश ये था कि लोगों की जानकारियां उनसे जांचें करवाई जाए। तो हम लोगों को घरों से निकाल करके उनकी जांचें करवाते थे और जो गवर्नमेंट हिदायत देती थी मस्जिदों में ऐलान करके उनको जो है मतलब समझाइश किया करते थे। हमारे आलिमों से हम जो है उस मामला को लेकर के किया करते थे और उसी दौर के अंदर पुलिस महकमा और डॉक्टर टीम जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले राउंड लिया करती थी। उस वक्त जाकर के हमने लोगों की समझाइश की और उसका असर ये हुआ कि लोगों ने उस वक्त जागरूकता आई लोगों में और उन्होंने जांच पड़ताल करी और ये सारे मामला करवाए। उसके बाद में जब ये सेकंड राउंड चला टीकों का, तो इसके अंदर बड़ी महामारी थी, लोगों को जो है बड़ी शिकायतें थी कि साहब 2 साल में आदमी खत्म हो जाएगा, इसको लगवाना ज़रूरी नहीं है, या फिर जो है नामर्दी पैदा हो जाएगी या और दीगर मामला। इस तरीके की अफवाहें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो उनको देखते हुए लोगों में समझाइश की। हमने फिर हमारी टीम बनाई और हमारी टीम इस तरीके से बनाई हमने कि जो मस्जिद लोग हैं उन लोगों को हम लेकर के आए और ला करके जो है डॉक्टरों साहब से मशवरे करवाए, आलिमों से मशवरे करवाए और उनको तैयार किया। पहले रामगंज डिस्पेंसरी में बहुत कम वैक्सीनेशन वाले लोग आते थे, फिर हम लोगों ने सबने समझाया और हाजी साहब ने भी समझाया, यहाँ पे BLO लगे थे उन्होंने भी फ़ोन करके समझाया और इन सबके समझने के बाद अब यहाँ पे जागरूकता हो गई। और अब जो हमारा वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है, जितने वैक्सीन गवर्नमेंट देती है उससे वो हमारे टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं। आज भी हमने स्लॉट को और खुलवाया, 75 और वैक्सीन डलवाए ताकि जो लोग हैं उनको वापस जाना नहीं पड़े। वैक्सीन लगवाया। बेटा आपका नाम क्या है? तन्नू। कैसा लगा? कितना ज्यादा दर्द हुआ? कोई परेशानी हुई? नहीं, दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। डॉक्टर्स का, टीम का बिहेवियर सबका कैसा लगा? अच्छा था, घर का सा माहौल लगा। आप लोग भी काफी मतलब लोगों से बातचीत करते हैं। ये नर्सिंग की टीम है जो प्यार मोहब्बत से घर का माहौल देकर के लोगों को लगाते हैं, दर्द भी कम हो जिससे और लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर बढ़े। बिल्कुल विश्वास बढ़ेगा, दर्द कम हो और इनको संतुष्टि मिले कि हमने अच्छा लगवाया और दर्द नहीं हुआ। सही भला चाहते हैं बस। हमने उलमाओं की मौजूदगी में जामा मस्जिद में डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर ने खुद आके पब्लिक को अवेयर किया कि आपको टीके लगवाने चाहिए, टीके से क्या फ़ायदा है। जो भ्रांतियां फैली हुई थी उनको उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान किया और पब्लिक आज वैक्सीन लगाने पर आमादा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगा रहा है। ये जो टीम थी कि गली मोहल्लों में लोगों को जाकर के काउंसलिंग करना, समझाना और सेंटर तक लाना, ये बहुत मुश्किल काम था। वो कैसे किया? हम लोगों ने हाजी साहब के ज़ेर निगरानी जो बिरादरी बेस्ड मोहल्ले हैं उनमें जाकर बिरादरी के बड़े लोगों से, सदर से और पंचों से बात करके उन लोगों को पहले बुलाया। उनको बुलाने के बाद उनके फ़ोटो खिंचवा के वैक्सीन लगाते हुए जब व्हाट्सएप पे चलाया तो उससे बिरादरियों में अवेयरनेस आई और बिरादरी के लोग खुद ब खुद आने लगे और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो बहुत स्लो चल रहा था यहाँ, अब माशाल्लाह उसको बहुत स्पीड मिल गई और बहुत जल्दी काम हो रहा है यहाँ पर। आगे भी जारी रखेंगे इस वैक्सीनेशन की मुहिम को? इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये हाजी निजामुद्दीन साहब की ही कोशिश थी कि यहाँ पे इतनी भीड़ हुई है। रामगंज के इस इलाके के अंदर जहाँ लोगों की सोच अलग थी, वहाँ बहुत मुश्किल था काम करना, लेकिन इन लोगों ने काम किया और यहाँ की सूरत को बदला। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। यूनाइटेड सिख तंजीम की जानिब से बेंगलुरु में कोरोना टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही है। शिवाजी नगर के सफीना प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक रोज़ा टीकाकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुकामी MLA रिजवान अरशद ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। बड़ी तादाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुलाजमीन, निजी स्कूलों के टीचरों ने टीका लिया। इस मौके पर रिजवान अरशद ने कहा कि शिवाजी नगर असेंबली हल्के में मुफ्त टीकाकारी के लिए 100 कैंप मुनक्किद, वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है।
गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत सदर के इंतखाब के लिए नामजदगी का अमल आज होना था। इसकी वजह से सुबह से ही गहमा गहमी देखी गई। समाजवादी पार्टी के जिला सदर राशिद अली की सरबराही में समाजवादी पार्टी ने कंट्री होटल के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया। समाजवादी पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी के लोगों ने इंतजामिया की बुनियाद पर समाजवादी के मेंबर को जबरदस्ती होटल में बंद कर दिया। राशिद अली के एमएलए असलम चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अजीत पाल त्यागी पुलिस के साथ कंट्री होटल के पीछे खड़े हैं। इन्होंने बीजेपी पर बिला मुकाबला सदर मुंतखब कराने का भी इल्ज़ाम लगाया। की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही थी। समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता कंट्री होटल के बाहर बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं आखिरकार मामला क्या है। राशिद जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, कंट्री होटल के बाहर आप तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की जो है सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य रजनी खटीक जी, वो यहाँ होटल में थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन ने उसको यहाँ बंधक बना के रखा, उनके साथ मारपीट की। हमारी कंटिन्यू उनसे फोन पे बात हो रही थी। हम समाजवादी पार्टी के जब लोग आए तो पुलिस प्रशासन ने हमको अंदर घुसने नहीं दिया और उसे दूसरे गेट से उसके साथ मारपीट कर दूसरे गेट से पुलिस प्रशासन ने उसको यहाँ से निकाल दिया। जब इनको ये जानकारी हुई तो इन्होंने प्रशासन का सहयोग लेके उसके साथ बदतमीजी करके, और ये पहली दफे देखा गया कि कंट्री इन होटल में, ये पहली दफे देखा गया, मुझे इतना समय हो गया इस होटल को देखते हुए, कि बैक दरवाजे को पहली दफे जो सील है इसका दरवाजा इन्होंने स्वयं सील कर रखा है सिक्योरिटी वजह से, और वो आज सील खोल के और वहां से उसको गाड़ी में बैठा के पीछे से लेके। अब इन्होंने टारगेट बनाया है कल से हर जिले के अंदर कि निर्विरोध बनाएंगे। वोट इन पे है नहीं, वोट इन पे है नहीं। जो वोटों पे दबाव बनाया, किसी के स्कूल पे, किसी के भट्टे पे, किसी के कहीं, सब तरीके से इन्होंने दबाव बनाया। कहीं एसडीएम चले के भट्टे में पानी डाल दें, कहीं स्कूल हैं बने हुए जो स्कूलों पे उनका आपके फला फला चीज पूरी नहीं है, जीडीएस नक्शा नहीं है, ये वो नहीं। प्रदर्शन आपका कब तक चलता रहेगा कंट्री होटल के बाद? हमारे जिले के कप्तान, शहर के अध्यक्ष दोनों बैठे हैं और पार्टी के तमाम लोग बैठे हैं। जब तक का निर्णय होगा हम जब तक हैं। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो यहाँ बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि निर्विरोध चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गाजियाबाद से रोहित सिंह। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन किन इलाकों में हैं। के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज को आज 7 माह मुकम्मल हो गए। वहीं कोरोना वबा की दूसरी लहर के खतरे के कम होने के बाद मुत्तहिद किसान तंजीमों ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली पर अमल करना शुरू कर दिया है। मगरबी यूपी से जहां किसानों के दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करने का सिलसिला जारी है, वहीं गुज़िश्ता 1 माह से मेरठ के सवाया टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों ने भी कानून को वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है और आज हवन करके इस बात का अज़्म जाहिर किया। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसान तंजीमों का एहतजाज 7 महीने मुकम्मल कर चुका है और अब इसको नए अंदाज में नई ताकत के साथ फिर से एक बार जो है किसान उसी तरीके से एहतजाज करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। कल से ये सिलसिला जारी है। यहाँ टोल पर भी, मेरठ का सिवाया टोल प्लाजा है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी किसानों के जो संगठन हैं, जो तंजीमें हैं, वो लोग यहाँ पर 1 महीने से मुसलसल धरना दे रहे हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और आज इनका भी 1 महीना पूरा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर हवन किया गया है और इस जो कानून है, इन कानूनों के खिलाफ पूरी तरह से एक बार फिर अज़्म जाहिर किया गया है कि जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे, ये यहाँ से नहीं हटेंगे,
सिवाया टोल प्लाजा की यहाँ पर 12 लेन है, 12 में से 2 लेन इन्होंने ब्लॉक कर रखी हुई हैं 1 महीने से, और 10 लेन खाली हैं जहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है। आज 1 महीना पूरा होने पर एक बार फिर से किसानों ने अपने उस अज़्म को दोहराया है और ये जताने की कोशिश सरकार को की है कि अगर वो कानून को नहीं वापस लेंगे तो वो इसी तरह से एहतजाज तब तक जारी रखेंगे। यहाँ पर किसान संगठन से जुड़े लोग मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ नेता भी मौजूद हैं और बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, जो कि 1 महीने से मुसलसल यहाँ पर धरना दे रहे हैं और अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। 7 महीना दिल्ली बॉर्डर पे किसानों का पूरा हो चुका है और 1 महीने से यहाँ पर मुसलसल टोल प्लाजा पर ये लोग डटे हुए हैं। चाचा, ये एहतजाज आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? और आज 1 महीना कंप्लीट हुआ है, क्या किया आज आपने? ऐसा है, हमने आज हमन करा 1 महीना होने के बाद, और ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। आज जो है घेराव भी है इनका और किसान लगातार अब जाएंगे जगह जगह, हर जिले से अब जो है यात्रा दिल्ली जानी शुरू हो चुकी है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भी किसान बॉर्डरों पर डटने शुरू हो चुके हैं। भी कोई आदेश नहीं है, जैसा आदेश होगा राष्ट्रीय प्रवक्ता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसका हम पालन करेंगे और उसी के अनुसार हम इस धरने को भी चलाएंगे। साफ तौर पर किसान संगठनों का यही कहना है कि जिस तरह से कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई 7 महीना पहले शुरू हुई, आज भी जारी है और जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते इस आंदोलन को, इस तहरीक को और तेज किया जाएगा और सरकार पर उसी तरह से दबाव बनाया जाएगा ताकि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। साबिक हुक्मरान हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खां की 55वीं बरसी मनाई गई। HEH द निज़ाम ट्रस्ट और दीगर ने मीर उस्मान अली खां की बरसी के मौके पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर D श्रावण ने हैदराबाद के इलाके किंग कोटी में मौजूद उस्मान अली खां के मज़ार पर हाज़िरी दी। इन्होंने कहा कि उस्मान अली खां अपनी रियाया के लिए बहुत कुछ किया, तालीम, सेहत में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया, जिसकी वजह से हैदराबाद का शुमार दुनिया के अहम इलाकों में होता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कानपुर के सहरोज़ा दौरे पर पहुंचे। सदर जमहूरिया कल शाम कानपुर पहुंचे हैं और आज वो सर्किट हाउस में तकरीबन 52 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद कल वो अपने गांव जाएंगे और कई तकारीब में शिरकत करेंगे। कानपुर में महामहिम राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल शाम वो कानपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में रुके। आज पूरा दिन वो लोगों से मुलाकात करेंगे। तकरीबन 52 लोगों से वो मुलाकात करेंगे जिनमें उनके मित्र और पुराने साथी होंगे। उसके बाद आज वो अपने पुराने मित्र के अग्रवाल से मुलाकात करने जाएंगे और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेंगे। देर शाम वो सर्किट हाउस में फिर विश्राम करेंगे और कल सुबह अपने गाँव परौख जाएंगे। परौख से कल शाम वापस के बाद वो परसों लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।